देखें, ये तो सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजून वाले हैं। अल्लाह पाक ने इनको सुनने की सलाहियत दी है। ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं। हम तो ठहरे जनाब वो पटवारी, ठीक है, हमें फ़ख्र है। आप ये ठहरे यूथिये, अच्छा ये ठहरे टोटल इमरानडूस बदकिस्मती के साथ। मेरे ख़ानदान के 4 दुल्हन हैं। मेरे दौर हुकूमत में उन्होंने थाने में अपनी सुहागरात मनाई है, ये रिकॉर्ड है। बस 2 साल कोरोना ने हमारे खाए, खान प्लस कोरोना, 2 कोरोना मिल गए थे। एक 2018 का कोरोना था, एक 2019 का कोरोना था। वो 1.25 अरब का तो जनाब काबीना के अरकान, जनाब बुज़दार 2 साहब जवाब तो दे ना। आप आए ना पब्लिक में, मुझे भी बुलाएं और भी लोगों को बुलाएं। मैंने कहा था ये इमरान खान के किसी दोस्त से लिए गए, फरमाइशी बेस पे लिए गए, तेल फूंका गया, सड़े हुए जनरेटर लाए गए। इस मौजूदा सिलेक्टेड नालायक और नायल और निकम्मों का जो टोला है, जो सिर्फ माल बनाने में लगा है, काम कर रहा है। जो इनिशिएटिव कहीं नजर आता है आपको, इस चीफ सेक्रेटरी का नजर आता है, वानी साहब का, तो ये वजीर किधर है? इनके पास 24 में से 8 या 9 सीटें आई थी, वो भी धांधली ज़्यादा और स्टे लेके बैठे हुए हैं ये मुख्तलिफ पिटिशनों में। तो उस वक्त जीबी में नॉर्दर्न एरिया कौंसिल हुआ करता था, उसका अभी 1.5 साल टेन्योर बाकी था। उन्होंने कबल अज़ वक्त जो है वो इलेक्शन करवा दिए थे। असम्बली का कबल अज़ वक्त इंतखाब कराना, प्राइम मिनिस्टर के एक दस्तखत की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीवन के प्रोग्राम पॉलिटिकल बीट के साथ मैं हूँ खालिद हुसैन। नाज़रीन, अबूरी सूबे के हवाले से एक बार फिर सोशल मीडिया के अंदर ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और क्या मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी? और मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों एक करारदाद पेश की है जो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसमें अपोजिशन जमातों ने भी हिस्सा लिया है। और इसी के साथ वफाक के अंदर PDM की हुकूमत है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए अब कोई हिच बाकी है? और इसी के साथ हम बात करेंगे साबिका हुकूमत में जो PSDP और गिलगित बल्तिस्तान के ADP के अंदर जो मंसूबे शामिल थे वो किस हद तक कंप्लीट हो गए हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ुर रहमान, जो मौजूदा सदर भी हैं PMLN गिलगित बल्तिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं तो बात करूँगा सर के इंतखाबात के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है वो अपनी मुद्दत कब पूरी करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत बनी हुई है उसके ऊपर जो असम्बली है, मैं समझता हूँ कि वैसे तो डिफेक्टिव किस्म का इसका जो रोल है वो तो 2025 तक बनता है। लेकिन देखें ना, जहाँ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बलियाँ हैं वहाँ पे कबल इस वक्त इंतखाब की बात की जाती है तो कोई गुनाह नहीं समझा जाता है। जो ख़ास तौर पर मौजूदा जो फितने का जो सरबराह है इमरान खान साहब, वो तो कहते हैं आज डेट दे दो, कल दे दो, सारी असम्बलियाँ तोड़ दो, पाकिस्तान की सारी असम्बलियाँ तोड़ दो, चाहे मार्शल लगाओ, जो मर्जी करो। तो हम ये जो बात कह रहे हैं कि कबल इस वक्त इंतखाबात की, उसकी कुछ वजूहात है खालिद साहब। ठीक, मैं वैसे ज़ाती तौर पर कभी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट का हामी नहीं हूँ, लेकिन अब आपके मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं। पहले ऐसा होता था वफाक और आपकी गवर्नमेंट के दरमियान 2 साल का गैप होता था, अब आ गया 3.5 साल का गैप। ठीक, उसके ऊपर जो है वो इस हुकूमत का जो है वो एक फितना इमरानिया की तरफ से जो इनको सबक मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड है, इनको ना हम रिसीव करते हैं ना इनके पास हम जाते हैं। अब आप डिपेंडेंट हैं चूँकि आप गवर्नमेंट में हैं। देखिए, हफीज़ुर रहमान आज ज़ाती हैसियत में कोई भी तड़ी धमकी लगाएगा तो वो उसने खुद भुगतना है या उसकी पार्टी ने भुगतना है। अगर मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव तड़ियाँ लगा देता हूँ तो उसको तो तनख्वाह पूरी मिल रही है, उसको तो मराद पूरे मिल रहे हैं, उसकी तो अय्याशियाँ पूरी चल रही हैं, उसकी टीम की पूरी अय्याशियाँ चल रही हैं, भुगतना अवाम ने है। तो अब ये हज़रात जो है वो ख़ुद ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम मजबूर होकर हम ये समझते हैं कि इनका जाना ही गिलगित बल्तिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद में है। और ये हमारी ज़ाती राय भी नहीं है। इस वक्त ये राय जाके मजबूर है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के 100 मोटो के तहत। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने, ये वो लोग हैं, देखें ना हम बड़े पॉपुलर हैं, फ़लाँ फ़लाँ ये कहते हैं बात। बल्दियाती इलेक्शन हम मानते हैं, हमने अपने दौर में कराना था। हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहा, कभी एक्ट नहीं रहा। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया तो डिलिमिटेशन के इश्यूज बन गए, फिर कोरोना आ गया, 2 साल तो हमारा कोरोना खा गया। अब उस पे हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, जीबी के चीफ कोर्ट ने, कि आप बल्दियाती इलेक्शन अगस्त तक कराओ। ये चले गए सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में, जी स्टे दे दें।
खुद तो सारी ज़िंदगी ये स्टेयों के पीछे होते हैं। वहाँ पे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने बलदियाती इलेक्शन प्लस एक साथ इलेक्शन हो के तमाम सियासी पार्टियों को नोटिस किया। ठीक। और उसमें 2 सवाल पूछे गए कि बलदियाती इलेक्शन और एक साथ इलेक्शन। उस पिटीशन को जो इन्होंने अपील की थी उसको 100 मोटो में बदला। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का इख्तियार है। अब सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में हम सारी जमातों ने अपना अपना मुद्दा वहाँ पे लिख के दिया है। अब सुप्रीम अपीलेट कोर्ट कोई भी हुक्म देता है तो उस हुक्म के तहत वफाकी हुकूमत जो है उसकी पाबंद हो सकती है या नहीं हो सकती, वो अलग बहस है, लेकिन इखलाकी तौर पर एक जवाब बनेगा। हम 7 इलेक्शन किस लिए चाहते हैं अभी? अब या तो ये लोग परफॉर्म करते, फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपने मामलात को ठीक रखते। अब ये हर फितने में इमरान खान के साथ है। इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, फोर्स चाहिए, जीबी की जनाब हाजिर है। जीबी जैसे गरीब इलाके के वसाइल पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो है वो फैलाए हुए हैं। जीबी जैसे कम तादाद रखने वाली फोर्स को उठा के जो है खान साहब की सिक्योरिटी के लिए भी दे दिया गया। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ था। और उसके अलावा किसी किस्म के डेवलपमेंट में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे बताएं कि 2 साल हो गए इस हुकूमत को आए हुए गिलगित बल्तिस्तान में, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कि जो मेगा प्रोजेक्ट हो, जो गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से हो। सिवाय टिप टॉप और सोशल मीडिया और टिकटॉक के अलावा इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये हम समझते हैं कि 2 फ़ायदे होंगे गिलगित बल्तिस्तान में एक साथ इलेक्शन होने के साथ। यानी किस पार्टी की क्या वर्थ है। ये तो कहते हैं ना बड़े पॉपुलर हैं, खान साहब जो है आज जो है वो क्लीन स्वीप करेगा तो मैंडेट चोरी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैंडेट चोरी नहीं होगा। तो इनका क्लेम ये भी है ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, इमरान खान बहुत पॉपुलर है, तो लाएं 24 हल्कों में या तो खान को खुद इलेक्शन लड़ाएं या आप फेस करें। अब यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, एक साथ इलेक्शन हो, मरकज़ के साथ उसका जो है टेन्योर पूरा हो, अवाम उसका खुमियाजा ना भुगते। तो सर ये इसके साथ 2 ही वजूहत हैं। एक तो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का समोटो है, या तो विफाकी हुकूमत सूबे को अबूरी सूबे का सेटअप दे दे और इसके साथ विफाक और फेडरेशन और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात एक उस पे हो। ये क्या आप क्या समझते हैं कि या विफाकी हुकूमत ही इसको बनाएगी, जिस तरह आप कहते हैं कि आपने परफॉर्मेंस दिखाया नहीं तो फिर हम आपको घर भेज देंगे। एक तो ये भी है, कुछ तो परफॉर्मेंस है, कुछ इनका एटीट्यूड है, कुछ इनका वफाक गुरेज किस्म का जो है वो फितना इमरानिया का जो ताल्लुक है वो प्रॉब्लम है। कुछ आगे जी ये सूबे की बात ये मशरूत कर रहे हैं, तो ठीक ये तो कह रहे थे परसों सूबा बन रहा है, तरसों सूबा बन रहा है, तो फिर क्यों नहीं बनाया? तो आपके तो लीडर ने इलेक्शन में आके फौज के ज़ेर निगरानी जलसे में आईनी सूबे का ऐलान किया था। इलेक्शन की पोलिंग से 10 दिन पहले एक ऐलान नवाज शरीफ ने किया था ललिक जान स्टेडियम में गिलगित बल्तिस्तान के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सरफखर से कहते हैं कि नवाज शरीफ का किया हो गया हर ऐलान अमल दरामद हुआ है। ठीक। आपका जो है वो उस वक्त जो है खान साहब वजीर आजम थे, आए थे ना, सूबे का ऐलान किया था, तो 4 साल उसने हुकूमत भी की है। 2020 में जी इलेक्शन हुआ है ना, तो 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, तो ये अगर बनाना चाहते तो बना दे। तो लिहाजा इन्होंने अपने जो फंडामेंटल जो बुनियादी वादा किया था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के, उसमें तो इनको नाकामी हुई। उसमें काबीना से भी मंजूर नहीं करवा सके, फेडरल काबीना से करवा लेते चले, असेंबली में जी आपके पास अक्सरियत नहीं थी। तो फिर जवाब था, एक तो ये है कि इन्होंने जो बुनियादी वादा किया था गिलगित बल्तिस्तान के साथ उसमें ही इन्होंने इनहराफ किया। ठीक। तो इस वजह से इनका जवाब नहीं बनता है गिलगित बल्तिस्तान में। दूसरा जो है वो कहा जाता है कि जनाब ये हुकूमत, तो मेरी आदत नहीं है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जीबी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा बने। मेरी ख्वाहिश है, मेरा डिमांड भी है, मेरा मुतालिबा भी है। क्या इस वक्त मुल्क के हालात के तहत क्या ये मुमकिन है या नहीं है? मैं उन लोगों में नहीं रहा हूँ कि जो काम हो नहीं सकता हम जो है वो मुफ्त में जो है ऐसी बात करें। नवाज शरीफ साहब ने जब सरताज अजीज़ कमेटी बनाई थी तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको नोटिफाई किया था, उसका TOR नोटिफाई किया था, उस कमेटी को टाइम मैंडेट नोटिफाई किया गया था, उसका मैंडेट भी नोटिफाई हुआ था। अब मैंने जब ये खान के ज़माने में सूबे की बातें चल रही थी तो मेरा एक ही सवाल था, मेरे पास जो भी आते थे हुकूमती लोग आते थे, बाकी सिक्योरिटी के इदारों के लोग आते थे, मैं पूछता था कि नवाज शरीफ ने ये कमेटी बनाई थी, ये वज़ीर आज़म का डायरेक्टिव पे बनी थी, काबीना ने इसको एंडोर्स किया था। अब आप जो सूबे की रट लगा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस कमेटी को बनाया किसने, ये मैंडेट किसने दिया है? तो जी कोई कमेटी नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव नहीं है। तो मैंने कहा यार ये कोई जो है क्लर्कों ने या सेक्शन अफसरों ने तो सूबा नहीं बनाना है, ये जीबी की असम्बली ने तो इसको सूबा नहीं बनाना, बनाना तो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने है और उसका जो कायदे ऐवान है वो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म ने ये कमेटी नहीं बनाई, स्पीकर ने नहीं बनाई, फेडरल काबीना ने नहीं बनाई, तो ये कमेटी बनाई किसने? तो वो वहाँ लाजवाब होकर चले जाते थे। तो वो मैं समझता हूँ टाइम ज़ाया किया गया। अब ये है कि वफाक में पार्लियामान के अंदर
ये चूँकि बाइकाट करके बाहर बैठे हुए हैं, खान वगैरह जो है तनख्वाहें ले रहे हैं, मराद ले रहे हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं और पार्लियामेंट लॉजेस रखे हुए हैं, लेकिन असम्बली का बाइकाट है। और ये वहाँ नहीं है जिसकी वजह से पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। खालिद साहब ये अब तो है ना सर आपके पास, क्योंकि मैं यही आपके साथ है। देखें, नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, देखें ये इसको समझने की ज़रूरत है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपनी दिल की बात हो सकती है, लेकिन हम उसको डिमांड कर सकते हैं, ये मुतालबा कर सकते हैं। आया ये होगा किस तरह? होगा ऐसा कि जनाब ये सबसे पहले फेडरल कैबिनेट की जिम्मेदारी है कि वो इसको प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस जो है वो पास कर देती है, बिल लेके जाती है पार्लियामेंट में। ठीक, पार्लियामेंट में चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। आईन में अमेंडमेंट करनी है, चाहे आप 257 में करें, आर्टिकल 1 में करें, 258 में करें, जिसमें भी करें, जब तक प्रोविजनल भी आप कोई अमेंडमेंट करें। इसलिए चाहिए कि सूबे के इख्तियार तो ऑलरेडी आपके पास है, असेंबली भी है, आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, काबीना भी है। अब आपको नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन देनी है, ऑर्डर से निकाल के आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ले जाना है। ठीक, उसके लिए आपको नेशनल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हमारे पास नहीं है। पीपल्स पार्टी क्या पूरी गवर्नमेंट में लाई जाए तो 2/3 नहीं बनती इस वक्त। ठीक, तो इस वजह से मैं ये बात कैसे कर सकता हूँ कि जब मेरी पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी मौजूद ही नहीं है, टोटल मेंबरान जो पार्लियामेंट में है वो सब मिला के भी 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट के नहीं है। तो अब ये बात करेंगे तो गलत होगी। हाँ, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका कज़िया किसी न किसी तौर पर हल होना चाहिए। दूसरा, खालिद साहब मेरी चूँकि तमाम मैं अपने सियासी दोस्तों से गुजारिश करूँगा, सियासी जमातों से, हमारे आपस में कोई डायलॉग भी नहीं है। ठीक, हम गुजारिश करते हैं, मैं PMLN चाहती अगले कुछ अरसों में APC बुलाएं और तमाम सियासी इलाकाई जमातों को, मजहबी जमातों को बुलाया जाए, उनसे कहा जाए 70 साल से हमें सुबह रट लगाए बैठे हैं, अगर ये मिलता है तो जो दिलाते हैं हम उसके साथ हैं, अगर नहीं मुमकिन है और क्या हल है? उसका नंबर 2 हल है, वो यही है कि आप कश्मीर तर्ज पे निज़ाम ले लें। ठीक, Act 74 जैसा, जिसके लिए पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मेरी मौजूदगी में उसको अप्रूव किया है। उसको जो है हम या डिमांड करें जी प्रोविजनल सूबा बना दें, या हम कह दें कश्मीर तरस पे। और कश्मीर तरस का सेटअप अगर दे भी देते हैं तो इंतखाबात क्या वफाक के साथ ही होंगे या अपने मुद्दत के ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल में चूँकि हमारी जो वफाक में हुकूमतें हैं वो मॉरली बहुत ज़्यादा इसकी जो है पाबंदियाँ करते हैं। ये इमरान खान की अगर होती ना तो फाशिस्ट थे वो। ठीक, GB में असम्बली का कबल अज़ वक्त इंतखाब कराना, प्राइम मिनिस्टर के एक दस्तखत की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए, जो गवर्नेंस ऑर्डर 2018 हो 9 हो, उन सब में प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार मौजूद है। और ये मिसाल नहीं है। आपको पता होगा कि 94 में जब बेनज़ीर मोहतरमा जब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उनकी गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त GB में नॉर्दर्न एरिया काउंसिल हुआ करता था, उसका अभी 1.5 साल टेन्योर बाकी था, उन्होंने कबल अज़ वक्त जो है वो इलेक्शन करवा दिए थे। ठीक, ये रिकॉर्ड पहले मौजूद है, ये कोई नई बात नहीं है। मरहूम सुंबुल शाह साहब वगैरह उस वक्त उस काउंसिल के मेंबर होते थे कि 1.5 साल पहले उन्होंने इलेक्शन कॉल किया। ठीक, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में मारूज़ी सूरत हाल ऐसी बनी है, ये कुछ फैसले ऐसे करें। आज यकीन करें कि सुबह मैं अपने पब्लिक ऑफिस में अपने घर के बाहर जो दफ्तर है मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो 4 लोग आए, जी आटा चाहिए। मैंने कहा मेरे घर से चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, हमें जो है वो आप किसी को फ़ोन कर दें, हमें एक थैला आटा दे दें, हम पैसे देने के लिए तैयार, हमें आटा नहीं मिल रहा। सही, जो मिल रहा है वो खाने का काबिल है। अब इसको किसने डील करना है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो जब इस तरह की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक नाम निहाद, फिर दूसरी भाई ये इनके पास मैंडेट है कहते हैं, ये आपके पास मैं 12 अर्ज कर चुका हूँ। खालिद साहब, मैंडेट 24 में से 13 सीटें जिस पार्टी के पास होती है ना असेंबली में, उसको कहा जाता है इस पार्टी के पास मैंडेट है। मैंडेट इनके पास 24 में से 8 या 9 सीटें आई थी, वो भी धांधली ज़्यादा और स्टे लेकर बैठे हुए हैं ये मुख्तलिफ पिटिशनों में। ठीक है, 4 तो इनके वो हल्के हैं जहाँ पे 100, 30, 40 वोटों के फ़र्क के साथ ये डरा धमका के बैठे हैं। अब वो 8 हल्के इनको मिल गए थे, उसके साथ इन्होंने 8 आज़ाद अरकान मिला लिए थे, वो मिला के इनका इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला, इनको फिर रिजर्व सीटें 4 मिली, खवातीन की मिली। इस तरह इनकी मसनूई अक्सरियत है। अवाम ने तो रिजेक्ट किया, हमें भी मेजॉरिटी नहीं दी, इनको भी नहीं दी। अब मखलूत हुकूमत थी, तो PTI को ये कहना कि अवाम का मैंडेट था, अवाम ने मैंडेट ना हमें दिया, नहीं इनको सेपरेट मैंडेट था, किसी के पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा
क्योंकि इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी नाअहलियों की वजह से, इनकी बेड गवर्नेंस की वजह से, इनकी सर्विस डिलीवरी पे जीरो तवज्जो होने की वजह से, आप देखें आज एक चीफ सेक्रेटरी आया है गिलगित बल्तिस्तान में, वो किसने भेजा है? किसका इंतखाब है? वो शहबाज शरीफ साहब ने भेजा है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, हमसे मशवरा करके भेजा है। आज ये चीफ सेक्रेटरी आके स्कूलों में दिन रात काम कर रहे हैं। जो इनिशिएटिव कहीं नजर आता है आपको, इस चीफ सेक्रेटरी का नजर आता है, वानी साहब का, तो ये वजीर किधर है? ये गवर्नमेंट के काम भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि जब देखें ब्यूरोक्रेट, जब पॉलिटिशियन जो है वो ब्यूरोक्रेट से आगे की सोचते हैं ना, तो ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन को फॉलो करता है। ठीक। जब पॉलिटिशियन जो है, जो एग्जीक्यूटिव में बैठा हुआ पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट से अपने ज़ाती मफादात और गराज मकसद की बात करता है, मेरिट तोड़ने की बात करता है, फिर उनको छोड़ के वो अपने इनिशिएटिव्स लेते हैं। अच्छा सर, मैं खालिद खुर्शीद आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी आप और अमजद एडवोकेट पर के मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं अपोजिशन, और बराह रास्त इनका वफाक के साथ लिंक है और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? मीडिया में जब ये बात करेंगे, पब्लिक के लिए आके बात करेंगे, तो उसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके चूँकि पब्लिक में भी ये तासुर हो सकता है, हमारे असम्बली में 3 मेंबर हैं, वो 3 मेंबर जो है इनके बाद बिलों में भी साथ देते हैं। हमने अगर करना होता है सख्ती तो उनके ऊपर करते हैं नहीं। ठीक। उसके अलावा आप हमें बताएं, हमने कोई जलसा निकाला है, कोई जुलूस निकाला है, कोई हड़ताल किया है जैसे इनका लीडर कर रहा है मुल्क भर में, जो फितना फैला रहा है? हमने यहाँ बदअमनी को हवा दी है। यहाँ यकुम मुहर्रम से एक दिन पहले हालात ख़राब हो गए, इनके उठने से पहले मैं और पीपल्स पार्टी यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यहाँ निकल के शहर में माहौल ठीक करने की कोशिश की कि नहीं की? आपके सामने। बिल्कुल। हमने कौन से फितने को यहाँ हवा दी है? आज यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी है, आज यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं, वो अपने अपने इवेंट करते हैं, हम तो उनमें शरीक नहीं हो रहे। वरना इश्यूज टैक्स के हवाले से यहाँ पे हैं, गंदम के हवाले से, क्या हमने पब्लिक को सड़कों पे लाया है? नहीं लाया। क्या लाने वालों का साथ दिया है? नहीं दिया। तो हम कहाँ हुकूमत में रुकावट डाल रहे हैं? हमने कोई आपके हाथ पकड़े हैं? हाँ, अलबत्ता बात ज़रूर यही है कि एक खला आया तो सूबाई हुकूमत के साथ जो है एक जो रोल था वफाक का, वफाकी हुकूमत का एक रोल था सूबे में। इस मौजूदा सिलेक्टेड नालायक और नायल और निकम्मों का जो टोला है, जो सिर्फ माल बनाने में लगा है, जो तनख्वाहें, मराद, TADA, गाड़ियाँ, पेट्रोल, इससे बाहर इनकी सोच ही नहीं है, तो इन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाने से इनकार किया। ठीक। कि जी हम वफाक के साथ बात नहीं करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को रिसीव नहीं करेंगे, और हम जो है वो किसी किस्म के गिलगित बल्तिस्तान के मामला में वफाक के साथ कोई बात। तो देखें, हमने मजबूरन जाके, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, छोटी छोटी कुछ वजूहात हैं। गंदम का इशू आया पिछली दफ़ा, जो सब्सिडी 4 अरब कर दी गई थी, यहाँ सबने शोर मचाया, हम वफाक में मौजूद थे फेडरल में, हमने बैठ के वहाँ रिक्वेस्ट की, इनको कहा आ जाए आके मिल लें, ये मिले हैं वहाँ जाके, तो वफाकी हुकूमत ने वही 8 बिलियन रुपए आपके बहाल कर दिए। दूसरा ये PSDP के मंसूबे हैं, मिसाल के तौर पर रीजनल ग्रिड का कल इन्होंने खबर चलाई, छोटी सी चलाई, पूरी हकीकत नहीं बयान की है। ये जो रीजनल ग्रिड है, आपको मालूम होगा खालिद साहब, सूबे में कोई रीजनल ग्रिड नहीं है इस वक्त, हम नेशनल ग्रिड से भी कनेक्ट नहीं है। तो ये मंसूबा 2017 में PC1, बिल्कुल आपके दौर हुकूमत में आपने जी, अब उसके बाद चूंकि कंसल्टेंसी थी, जियोलॉजिकल सर्वे थे, सारा हो चुका, इन्होंने टेंडर 2022 में इसका कर दिया। उसके बाद चूंकि रेट ज़्यादा आ गए हैं, कह के इन्होंने जनाब वो उसको पेंडिंग में डाल दिया। हमने लड़ाई करके वफाक के साथ 2 दफ़ा फेडरल इनके अपने दौर हुकूमत में ये मंसूबा जो है वो CDWP से रिजेक्ट हुआ। ठीक। हमने वहां जाके पहरेदारी की, बातचीत की, मिन्नत किया, तरला किया अपने लीडरशिप को, भाई GB नेशनल ग्रिड में भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, तो हमारा क्या कसूर है? तो बहरहाल हमारी लीडरशिप ने, एहसन इकबाल साहब ने मेहरबानी की, और पिछले 2 दिन कल जो है वो CDWP का फोरम था, उसमें GB गवर्नमेंट के बाज़ नुमाइंदे जो बैठे हुए थे, उन्होंने मुखालफत की इसकी, ये रिकॉर्ड की बात है। पिछली दफ़ा भी मुखालफत की जब हमने फोरम रखवाया, CM की डिक्टेशन पे, इस गवर्नमेंट के डिक्टेशन पे, जी ये जनाब ये बहुत रेट ज़्यादा है, हाई है, फिलहाल भाई आपके दौर में टेंडर हुआ है। तो इस तरीके से आप मिसाल के तौर पर गिलगित का सेवरेज है फेस्ट। अच्छा सर, मैं इसी तरह आ रहा हूँ, PSDP और गिलगित बल्तिस्तान के ADP के वो कौन से कितने मंसूबे हैं जो आपके दौर में शुरू हुए थे, आज कंप्लीट होने जा रहे हैं? देखिए, कुछ तो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे आपका गिलगित नलतर एक्सप्रेस वे है, ठीक, गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, जो खान ने रुकवाया था, फिर आके हमारी गवर्नमेंट ने इसको एक्सपेडाइट किया है। इसी तरह से कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है फाइनल पोजीशन में, कैंसर हॉस्पिटल आपका तैयार हो गया, शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल इधर साथ आपके साथ है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए दिए थे, उससे ये बन रहा है।
गैस का मंसूबा इधर जो है वो पड़ा है, LPG एयर मिक्स का प्लांट जो है वो आपके पास मौजूद है, तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। तो इन्होंने मुझे बताया आज तक इस हुकूमत ने LPG एयर मिक्स प्लांट के ऊपर कोई मीटिंग की है, कोई काबीना की मीटिंग की है कि इनके इश्यूज़ क्या हैं ये LPG एयर मिक्स प्लांट वालों के। वो तो रोज़ मुस्लिम लीग सेक्रेटरी आते हैं उनके इश्यूज़ को लेकर बेचारे इधर। मैं जाता हूँ मुसद्दिक मलिक साहब के पास जो वज़ीर पेट्रोलियम के पास, तो आज इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचा। आज तक इस मंसूबे में इन्होंने क्या रोल अदा किया। उसके अलावा आप देखें बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से काम चल रहा है। चिलास में 400 बेड का हॉस्पिटल है, उस पर काम चल रहा है इंशाअल्लाह ताला, तेज़ी से उसके P1 अप्रूव हो चुका है। और इसी तरीके से आपके जो हेजल 20 मेगावाट इन्होंने रोका, हमने टेंडर किया, फिर उन्होंने खुद दोबारा टेंडर किया, हमने 9 पे किया था, इन्होंने 14 पे कर दिया और अब तक जो है उस पर काम शुरू नहीं हुआ। ये एक प्रॉब्लम है। 26 मेगावाट शगरथन आज से तकरीबन ये 2016-17 में, उससे पहले एक 2012 में भी P1 बना, फिर हमने दोबारा बनाया। आज उसका टेंडर हुआ है, ये फोरम में आया हुआ है GB गवर्नमेंट के पास, जी इसको रिकमेंड करके भेज दें, यहाँ रोक के बैठे हुए हैं। 36 मेगावाट हरपो है बिजली का। तो इस तरह बेशुमार मंसूबे ऐसे हैं खालिद साहब जो मैं समझता हूँ कि किसी दिन इन मंसूबों पर अलग से बात होनी चाहिए। अच्छा सर, रीजनल ग्रिड जो आपके दौर में शुरू हुआ था, इससे क्या फ़ायदा होगा आवाम को और इसकी टोटल कास्ट हमें बताएं ज़रा। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में जो बिजली का क्राइसिस है ना, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शायद इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान के जितनी बिजली पैदा हो रही है वो एक ग्रिड में, जैसे हमने गिलगित का ग्रिड बनाया, गिलगित में जितनी बिजली पैदा होती है ये ग्रिड स्टेशन हमने बनाया है। अब बल्तिस्तान, गिलगित, दियामर ये इलाके आपस में लिंक नहीं है। तो दूसरा ये है कि हम नेशनल ग्रिड से भी लिंक नहीं है। ठीक, गिलगित बल्तिस्तान में हम सब रट्टे लगाते हैं जी 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। हाँ जी है, कहाँ ले जाओगे इसको? कौन बनाएगा इसको? सप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी लाइन मौजूद है? GB की अगले 10 साल में भी जरूरत 500,000 मेगावाट हो जाएगी। आप यहाँ 5,000 मेगावाट लगा देते हैं, 4,000 मेगावाट कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? तो इसके लिए आपका पहले चाहिए रीजनल ग्रिड, दूसरा चाहिए उसको नेशनल ग्रिड से लिंक कर दें। तो ये शुरू में हमने जब 2016-17 में P1 बना, 6 से 7 बिलियन का ये P1 बना था। उसके बाद इसका सर्वे हुआ, उसके बाद सर्वे के बाद इसका टेंडर आया था। इस दौरान जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक, 2022 में इसका टेंडर होता है तो ये 16-17 अरब तक चला गया, क्योंकि आपका डॉलर की जो है वो 86 रुपये से 210 तक चला गया। तो अब ये है जी 17 अरब रुपए का, यानी GB का एनुअल बजट टोटल 12-13 अरब है। ये एक मंसूबा वफाक ने अभी जो एहसन इकबाल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने GB को दिया है, उसकी मालियत है 17 अरब रुपया। ठीक है जी। इससे फायदा ये होगा कि अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 16 मेगावाट बन रहा है नलतर में फेज 3, ठीक है जी। 20 मेगावाट बन रहा है हेजल, 26 मेगावाट हमारा शगरथन है, प्रोजेक्ट टेंडर हो चुका है। 36 मेगावाट हरपो है, हमने अपने दौर में KfW से, जर्मनी से फंडिंग लेके वापडा को दिया है, ठीक है जी। इसी तरीके से 28 मेगावाट है गुवाड़ी, 32 मेगावाट का फिजिबिलिटी है हुंजा की, ठीक है, जो अताबाद की, 80 मेगावाट फंडर है, 100 मेगावाट की IU है। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है। अब आपके जब रीजनल ग्रिड बनेगा, ये सारी की सारी बिजली जो है वो एक ग्रिड पे जाएगी। उसके अलावा आपको जहां जरूरत है वहां बिजली दी जाएगी। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास गर्मियों में बाज़ दफ़ा, जैसे आज से 2 साल 3 साल पहले 4 मेगावाट 5 मेगावाट सरप्लस थी, हम यहाँ से हुंजा नहीं दे सकते थे, वहाँ डीजल जनरेटर चला रहे हैं। इस वक्त भी बाज़ इलाकों में बिजली सरप्लस है, लेकिन आप वो बिजली उन डेफिसिट जहाँ लोड शेडिंग है वहाँ आप नहीं ले जा सकते। इस रीजनल ग्रिड को हमने रिवर्सेबल बनवाया है। रिवर्सेबल मुराद ये है, ये दियामिर बादशाह डैम का जब नेशनल ग्रिड जब आएगा तो ये उसको लिंक करेगा। GB में अगर बिजली जरूरत होगी तो दियामिर बादशाह डैम से बिजली आपकी इस ग्रिड में आ जाएगी। अगर यहाँ सरप्लस होगी तो यहाँ से बिजली नेशनल ग्रिड में जाएगी। अब जब आप रीजनल ग्रिड को नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे, ये बातें बहुत आसान है। हमारे पास दोस्तों कहते हैं जी 80,000 मेगावाट है, 40,000 मेगावाट है। ये आपको अर्ज कर दूं, सिर्फ रीजनल ग्रिड फेज 1 है। ये इस फेज 1 की कास्ट है 17 अरब। आपका ये जो 40,000 मेगावाट सारा एक ग्रिड में लाना है तो आपको 50 अरब रुपए चाहिए, ठीक है जी। 50 अरब रुपए लगेंगे। उसके बाद आपके जितने भी 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल एरिया जो है वो एक ग्रिड पे आ जाएगा, ये नेशनल ग्रिड पे जाएगा। रिवर्सेबल मुराद तो मैंने आपको अर्ज कर दिया पहले। इसके अलावा साथ जो है कल आएगा जी इन्वेस्टर, मिसाल के तौर पर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर बना रहा है, ज़्यादातर आपके इल्म में होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर करता है।
और हमें इसमें सीपैक में भी बिजली का मंसूबा इसलिए नहीं मिला कि हम नेशनल ग्रिड में नहीं थे। आज़ाद कश्मीर में बने 4-5 मंसूबे बने, किस लिए कि वो नेशनल ग्रिड में थे। ठीक ठीक। अब ग्रिड होने की वजह से यहाँ फ़ायदा ये होता है आज़ाद कश्मीर वालों को कि इन्वेस्टर आता है, 1000 मेगावाट लगाता है, वहाँ से जनाब आपको बिजली डाली जाती है नेशनल ग्रिड में, और आज़ाद कश्मीर को पर यूनिट जो है वो पैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देने के पाबंद है। हम इस मंसूबे में रीजनल ग्रिड के ज़रिए इसको नेशनल ग्रिड के कनेक्ट करके कल आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट इस खत्ते में आएगी बिजली के सेक्टर में, और यहाँ से बिजली बनेगी, आपकी लोकल ज़रूरियात भी पूरी करेगी, नेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे इसलिए मैं आपको अर्ज कर दूँ, इस वक्त पाकिस्तान में जो है बड़ी महंगी तरीन ऑयल वाली बिजली यूज़ होती है, बड़ी ज़रूरत महसूस की गई। वो इस तरह से है कि 40 से 50 रुपये पर यूनिट पड़ती है ऑयल बेस जो है। ठीक, हम ग्रिड में नहीं है। अब पाकिस्तान दुनिया भर में कहते हैं मिक्स एनर्जी, यानी आपके पास इतनी 50% होनी चाहिए हाइड्रो, 30% होनी चाहिए आपके पास गैस और कोल और आपकी सोलर, और 20% होनी चाहिए आपकी थर्मल। पाकिस्तान में इस वक्त जो आपकी हाइड्रो है वो 15% है। 30,000 मेगावाट बिजली चाहिए, उसमें से जो 12,000 मेगावाट भी उससे नहीं मिलती। जब जीबी नेशनल ग्रिड में जाएगा तो यहाँ से 10,000 मेगावाट बिजली मिसाल के तौर पर दियामिर बादशाह बन रहा है, दासू बन रहा है, आगे बोंजी का प्लान है। ये 3 प्रोजेक्ट बनेंगे। अगर आपकी 10,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में चली जाती है रीजनल ग्रिड के थ्रू, तो गिलगित बल्तिस्तान को कम से कम 400 अरब रुपया मिल सकता है साल में। अच्छा सर, क्योंकि सर्दियाँ भी करीब हैं और बिजली की लोड शेडिंग का यकीनन इस दफ़ा फिर सामना करना पड़ेगा, और इस दफ़ा मेरे ख्याल में डीजल जनरेटर की शायद फरामी हो या ना हो, तो ये बिजली की लोड शेडिंग को और कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? आप हुकूमत को मशवरा दे सकते हैं इस पर? देखें, ये तो सुम्मन बुकमन उमजन फॉर्मूला अर्जुन वाले हैं। अल्लाह पाक ने इनको सुनने की सलाहियत दी है। ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं, और वो भी खान के फितने के लिए बोलते हैं बदकिस्मती के साथ। अभी तो नवंबर आ गया, अब कोई आपकी और मेरा दमफू भी काम नहीं आएगा। ठीक, हमारे मशवरे भी काम नहीं आएगा। यानी 22 घंटे की लोड शेडिंग होगी। बिल्कुल, इसलिए कि इन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। पिछले साल आपने देखा कि हम इनसे चीखते रहे कि यार आपके, मैं अभी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, आप उनको ला के कन्फ्रंट करें। 7 मेगावाट है यहाँ पे कारगा में हमारा प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पे था, 10% काम रह गया था। आज तीसरा साल है, वो क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? 3 मेगावाट नॉर्मल बटोट फाइनल पोजीशन में हम छोड़ के आए थे, 10% या 15% काम रह गया था। ठीक, ये अगर ले आते उसको, ये कितना हो गया? 9। ठीक है, 3 मेगावाट आपका बगरोट है, 3.6 मेगावाट। ठीक, ये हो गए 12 मेगावाट। ये 12 मेगावाट तो आपकी दिलचस्पी चाहिए थी, आपका फोकस चाहिए था, आपने उन इश्यूज को हल करने थे। मिसाल के तौर मैं अपने दौर में अपना बगरोड को रिवाइज करके गया हूँ। कल मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर साहब आए हैं, वो कहते हैं वो रिवीजन समरी अभी तक सीएम सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, अप्रूव नहीं हो रही। ये 12 मेगावाट अगर आपकी सिस्टम में शामिल हो जाती, गिलगित की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल सूबे की बात नहीं करता, तो आपके सिस्टम में कम से कम जो है 6 मेगावाट सर्दियों में आ जाती वो। ठीक है, 8 मेगावाट आपके पास डीजल बैकअप है, जो हमने अपने दौर में बनाया है, जो थर्मल में है। हमने प्लान ये दिया था कि इसमें 8 और डाल दें डीजल, तो 16 मेगावाट हो जाएगा। 16 मेगावाट होने से आप 8 से 10 घंटे बिजली गिलगित में आराम से दे सकते हैं। 12, 20, 21 मेगावाट हाइड्रो हो जाएगी, 12, 14 मेगावाट आपके पास थर्मल हो जाएगी। मिक्स करके आप देंगे तो आसानी से 4, 5, 10 घंटे आप लोड शेडिंग में कमी और इजाफा कर सकते हैं। इन्होंने उसके बजाय क्या किया? मैं तमाम मीडिया के दोस्तों से कहता हूं कि आप सब मिलकर मुतालबा करें, मेरे साथ मिलें, अपने तौर पे करें। 1.5 अरब रुपए लगाए पिछले साल सर्दियों में। वो डीजल जनरेटर जो हमारा अप्रूव्ड PC1 है, टेंडर होना था, उसको रोक दिया। इन्होंने रेंट पे जनरेटर लिए। मैंने कहा था ये इमरान खान के किसी दोस्त से लिए गए, फरमाइशी बेस पे लिए गए, तेल फूंका गया, सड़े हुए जनरेटर लाए गए। 2-1.5 घंटा शायद आपको मजीद थोड़ी बिजली दी गई हो, मैं मानता हूँ 1.5-2 घंटे बिजली मिली होगी, लेकिन उसकी कास्ट क्या आई? 1.25 अरब रुपया। अभी हम यही डिमांड करते हैं। पहले वो 1.25 अरब का तो जनाब काबीना के अरकान, जनाब बुजदार 2 साहब जवाब तो दे ना। आप आए ना पब्लिक में, मुझे भी बुलाएं और भी लोगों को बुलाएं। आप मुझे बताएं आपने ये 1 अरब रुपया क्यों फूंका है गिलगित बल्तिस्तान? कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यानी इससे बड़ी फजूल खर्ची, इससे बड़ी लालमी क्या हो सकती है?
तो फाइनल मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अब इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या था। थोड़ा आपका टाइम लगेगा, 5-10 मिनट और इसमें मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि आप देखें कि यहाँ पे हमने स्मार्ट मीटर के नेटवर्क बनाया। देखें, हम मॉडल्स करके गए थे, हमारे पास 2 साल कोरोना ने हमारे खाए, खान प्लस कोरोना, 2 कोरोना मिल गए थे। एक 2018 का कोरोना था, एक 2019 का कोरोना था। हमने उन दोनों, हमने रोया धोया नहीं, हमने अपना काम किया। अब हमने उस वक्त एक प्लानिंग की, 3 साल टोटल हमारे बनते थे जो अच्छे हमारे लिए काम के टाइम थे। उसमें हमने सेफ सिटी का आपको प्रोजेक्ट पायलट लॉन्च करके दिया। आज शहर आपका महफूज है। अच्छा, मैं उसी तरह बता रहा था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के जी जी, उस पर मैं आपसे बात करता हूँ। अब आप देख लें, हमने एजुकेशन में आपको 8 स्कूल सालाना मॉडल करके 3 सालों में 24 स्कूल हम मॉडल करके गए। 2028 तक सारे सूबों के स्कूल मॉडल करने थे। इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद गवाएं, कचरोट गर्ल्स हाई स्कूल है इस वक्त, क्या पब्लिक स्कूल से ज्यादा रश है? एडमिशन नहीं मिल रहा। तो अगर आप हर स्कूल के ऊपर पैसे लगाते, जैसे हमने 2028 तक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था, उसके ऊपर आपने काम नहीं किया। मॉडल हम वहां भी दे के गए थे। उसके अलावा हमने जनाब आपको सड़कों का पेवर मशीनें ला के दे के गए थे। आपने आगे 1 किलोमीटर सड़क इजाफा किया नहीं, वो इसी तरह पड़ी हुई हैं। तो इसी तरीके से स्मार्ट मीटर का हमने एक मॉडल पूरे पाकिस्तान में हम फर्स्ट थे, जहाँ स्मार्ट मीटर, स्मार्ट केबल आपके सामने पूरा एरिया जो है मॉडल कर दिया था। नेक्स्ट फेज हमने खोमर, जुटियाल और ये सारा एरिया करके गए थे, पैसे भी दे के गए थे 50 करोड़ रुपया। उसके ऊपर जनाब ये जी नून लीग का मंसूबा है, करना है नहीं करना है, सेफ सिटी का मेंटेनेंस नहीं करना है, इसलिए कि ये नून लीग का मंसूबा है। तो मैं समझता हूँ कि जीबी के जब तक रीजनल और नेशनल ग्रिड से हम कनेक्ट नहीं होते, तब तक हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। फिर मुझे गुज़श्ता 2 सालों में इनके फोकस नज़र नहीं आ रहा है कि मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दें, उनको कंप्लीट करें। हेजल गुज़श्ता 2 साल से टेंडर होकर पड़ा हुआ है, क्या इन्होंने कोई दिलचस्पी शो की है कि यार इस प्रोजेक्ट को जो है वो तेज़ी से काम शुरू करवाएं? अभी कहते हैं इधर करें, कभी उधर करें। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो आपका रीजनल नेशनल ग्रिड चाहिए, दूसरा आपको स्मार्ट मीटरिंग चाहिए, स्मार्ट केबलिंग चाहिए, ताकि आपकी जो चोरी है वो रोकी जा सके, लाइन लॉसेस को रोका जा सके, और जितनी चोरी होती है या लाइन लॉसेस होती है उसके ज़रिए भी आप 8-10 मेगावाट बिजली बचा सकते हैं। और बिलिंग के लिए प्रॉपर लोगों को तैयार करें। तो उस तरफ इन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। बमुश्किल जो है वो केबल अलग कर दिया है, मीटर अलग कर दिया है और एक मलगूबा बना कर रख दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। तो आपने पूछा जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, देखें किसी भी गवर्नमेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ सलूक किया है गिलगित, खासतौर पर गिलगित के अंदर आप देख लें, यहाँ एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, हमने TOR बनाया था। हमारे आखिरी कोरोना के दौरान कारोबार बंद था, इस वजह से हम उस TOR पे अमल नहीं कर सके। वो ये था कि 300 कुछ कैमरे हैं सेफ सिटी के। ठीक, अब हमने फैसला यही किया था कि आपके जितने होटल्स हैं, प्लाजे हैं, बैंक हैं, पेट्रोल पंप हैं, जितनी कमर्शियल बिल्डिंग हैं, इन सबको पाबंद किया जाए। वो लेफ्ट और राइट पे भी एक कैमरा लगा दें इन आउट के साथ। और ये अंदाजन 1200 कैमरे बनते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर का। ठीक, वो 1200 कैमरों को आप लिंक दे दें सेफ सिटी के साथ, तो आपका पूरा शहर काबू होना था। इसकी बजाय इन्होंने जब से ये आए हैं सेफ सिटी को 1 रुपया नहीं दिया। 2 साल से जो है वो कैमरे खराब पड़े हुए हैं। अभी मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त, यानी इतने चीखो पुकार के बावजूद, इतनी लाशें गिरने के बावजूद, इतना जुल्म जबर के बावजूद, आज भी आपके आधे कैमरे खराब नजर आएंगे। फंड नहीं दे रहे हैं कि जी नून लीग का मंसूबा है जी। अब सूरत हाल ये है कि ये वो लोग किसका गिरबान पकड़े। यादगार में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, उससे 1 हफ्ते पहले इसी प्रेस कॉलम में हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशानदेही की, यार ये कैमरे खराब है, अपने कैमरे ठीक कराओ, खुदा न खास्ता कोई भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। 3 कैमरे यादगार में ख़राब थे। उन 3 कैमरों के ख़राब होने की वजह से जो भी वहाँ जुल्म हुआ, 2 बंदे जो है दुनिया से गए, मेरे मोहल्ले के पीछे फायर हुआ, वहाँ पे 17-18 लोग जख्मी हो गए। एक बच्चा, आज भी आप जाएं यादगार में, वो पैरालाइज है, उसके जो रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है, वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, 16 साल का बच्चा है। और उस पर जुल्म दर जुल्म सितम ये कि 80 बच्चे यादगार के, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे, बिजनेस कारोबार करने वाले लोग, उस यादगार में आसपास दुकानदारी करने वाले लोगों को पुलिस ने मुश्तबा की बुनियाद पे 50 दिन 60 दिन ले जाके पुलिस इंट्रोगेशन में रखा। मजबूरी है पुलिस की, क्या करे, क्योंकि ब्लाइंड एक वाक़या हुआ। अब वो बच्चा जो माजूर हुआ वो किसके पास जाए? वो जो 2 नौजवान वहाँ पे कत्ल हुए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे हो?
तो मैं समझता हूं कि ये सूबाई हुकूमत पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। अगर वहां कैमरे होते, ऑफिशियली उसकी रिकॉर्ड मौजूद होता, तो आज मुजरिम भी पकड़ा जाता, उसको सज़ा भी होती है, 80 नौजवान बेगुनाह जेलों में भी नहीं जाते, और वो इस तरह का वाक़े के ऊपर जो है पुलिस ने जो रात भर दरदसरी की वो भी नहीं होता। अब वो 2 नौजवानों का खून मैं समझता हूँ सीधा सीधा इस नालायक निकम्मी हुकूमत के ऊपर आता है। इस शहर के साथ तो ये इंतकाम ले रहे। कोई एक मनसूबा मुझे बता दें इस गिलगित शहर के अंदर हो। पर आप देख लें कि गिलगित शहर के अंदर देखें टूरिज़्म जो पिछले सालों की निस्बत जो हमने एक मोमेंटम पकड़ा था टूरिज़्म ने, वो आके आपका 10% पे आ चुका है। ठीक। उसके बाद जो है रातों को फायरिंग कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। हमने एक निज़ाम दिया था, आज भी मैं आपके थ्रू ये पूछना चाह रहा हूँ कि शादी ब्याह में फायरिंग, कहते हैं जी शादी ब्याह हो रहा है, तो उसके लिए हमने अपने दौर में जब मैं संभाला जिम्मेदारी, तो मैंने कहा था कि अगर मेरे ख़ानदान का किसी शादी भी होती है तो वहाँ फायरिंग होती है तो उसको उठाओ। मेरे ख़ानदान के 4 दुल्हन हैं मेरे दौर हुकूमत में, उन्होंने थाने में अपनी सुहागरात मनाई है, ये रिकॉर्ड है। उससे कुछ कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार ये तो मुस्तकिल हल नहीं है, ये बात हमें बावर करानी चाहिए अपने मजहबी तबके को भी, समाजी तबके को भी, कि शादी ब्याह खुशी मनाने का एक तरीका है। अगर आपने शादी ब्याह में खुशी मनाने को सेलिब्रेट करने पे नाजायज़ पाबंदियां लगाई तो फिर नाजायज़ चीज़ें जन्म लेती हैं। ठीक। मिसाल के तौर पर पहले यहाँ डोल हरीफ शरीफ होता था शादियों में, औरतें मर्दें अलग अलग हो गए, पाबंदी लगवाई गई, मजहबी हमारे हजरात ने कहा जी ये गलत हो रहा, अच्छा जी ठीक है। उसके बदले में किसने लिया? वैक्यूम नहीं रहता है, उसके बदले में कलेक्शन को अपनी जगह ली, और कई शादियों में फायरिंग की वजह से लोग मारे भी गए। ठीक है, हमने इसका एक हल भी निकाला। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के मैंने हिदायत दी और उस पर अमल भी हुआ। हमने कहा देखें यार ये शादी ब्याह में अब असले को भी कंट्रोल करना है, लोगों की सेलिब्रेशन को भी हमने होने देना है, उसके लिए कोई हल ढूंढते हैं। तो मेरे जहन में ये आइडिया है, मैंने DC उस वक्त नवीद था, मैंने कहा यार आप ऐसा करो, कल से एक इश्तिहार चलाओ। इश्तिहार ये चलाओ जिसकी शादी है ना वो परमिट ले ले, हमसे इजाज़त ले ले, पहले एडवांस में इजाज़त ले ले आतिशबाजी का, फायरिंग अलाउ नहीं होगी। अब वो आतिशबाजी पूरी दुनिया में हो रही है ना, पूरे पाकिस्तान में हो रही है ना, हर शो में होती है ना, यहाँ पे भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है आतिशबाजी होती है। ये एक बिजनेस भी है, ये एक सेलिब्रेट करने का एक जदीद तरीका भी है। अब आपने उसको कर दिया बैन क्रैकर को, उस बिजनेस से वाबस्ता लोग बेरोजगार हो गए, और आपने सेलिब्रेशन के लिए फिर आपने क्लैशन को ब्लॉक किया। हमने ये कहा जो फायर क्रैकर यूज़ करता है उसके लिए प्रॉपर हम मैकेनिज्म बनाते हैं, जिसकी शादी है वो दरख्वास्त दे दे, 1000 रुपये की फ़ीस होगी, वहाँ पे एक पुलिस जवान जाएगा उस शादी में, डिप्यूट होगा ऑफिशियली, जहाँ शादी है ना वहाँ जाएगा, वो बैठेगा, वो देखेगा वहाँ फायरिंग हो रही है कि नहीं, क्रैकर यूज़ हो रहा है, बड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया चीज़। उसके बाद जो है जो ही हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म कर दिया गया। आज फायरिंग होती है, पूछते हैं शादी है, कहाँ है, पता नहीं है। तो ये खौफ और राज है। चोरियाँ, ये SP गिलगित जो है इसके लिए मुंह पे तमंचा है, ये सुरप और सुरप टिश टच से काम नहीं चलेगा। मुझे ये बताएं कि 70% चोरियां आपके गिलगित में कशरोट के अंदर जो SP रऊफ साहब के घर से चोरी हुई कि नहीं हुई? 16 लाख रुपए की, 16 लाख रुपए का जेवर उठा के उधर शिगर में ड्यूटी कर रहा है, उसने अपनी बच्ची के लिए सोना ऐसे सैकड़ों वारदातें हैं। और मैं हैरानकुन बात ये बताऊंगा कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है हम सब के लिए, बहुत सी वारदातें रिपोर्ट नहीं हो रही है। लोग कहते हैं नतीजा ही नहीं निकलना है, रिपोर्ट क्यों करें? जब क्राइम हो वो रिपोर्ट ना हो, ये क्राइम से ज़्यादा संजीदा मामला है कि आप क्राइम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो ये अदम इत्मीनाद है कि मैं बताता हूँ, आज IG साहब SP साहब आ जाएं, मैं 10 ऐसे घराने बताऊंगा जहाँ चोरियाँ हुई, वो बयान नहीं कर रहे हैं इसलिए कि पता ही नहीं चल रहा है। तो आपका SP शिगर में ड्यूटी कर रहा है, उसके घर में यहाँ चोरी हुई है, अभी तक जो है आप उसको दरियाफ्त नहीं कर सके। तो इस हद तक चोरियाँ बढ़ गई हैं। मोटरसाइकिल तो आया रोज़ हो रहे हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुस्तकिल हल मेरे नज़दीक आज भी यही है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी HR को मजीद बढ़ाया जाए, उनके जो आपके प्राइवेट सेक्टर के कैमरे हैं, और हर जैसे आप बैठे हैं इधर, आपके ऊपर मैंडेटरी होना चाहिए आप यहाँ कैमरा लगा दें। सर हमारा कैमरा लगा हुआ है और इससे पहले हमारी ऑफिस के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, इसलिए लगाया ना बाद में लगाया ना, बाद में लगाया हमने भी। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें अपने बिहाफ पे करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर से उसने मदद लेना है, तो गवर्नमेंट सख्ती से, मैं साथ दूंगा इस मामले में, ये एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती करे। जिसका पेट्रोल पंप है, जिसका प्लाजा है, जिसका जो है वो मार्केट्स हैं,
जो भी प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस है, बैंक्स हैं, ये सारे अगर लेफ्ट राइट कैमरे लगा दें, आउट और इन कैमरे लगा दें, तो ये शहर में 1200 उनके होंगे, कम से कम 400-500 सरकारी कैमरे हो जाएंगे। 1500 कैमरों से आप पूरे शहर का तमाम एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इनकी विल नहीं है, इनकी नीयत ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये इनकी दिलचस्पी नहीं है। होती तो आप जैसे हम जैसे बहुत से लोग हैं जिनसे वो मशवरा कर सकते थे। चले, हम तो अपोजिशन में हैं, हम तो ठहरे जनाब वो पटवारी, ठीक है, हमें फ़ख्र है। आप ये ठहरे यूथिए, अच्छा ये ठहरे टोटल इमरानडूस बदकिस्मती के साथ, और इनका टोटल जो है, मैं अफसोस, ठीक है ये सीटें वीटें जीती हैं जी, हम पॉपुलर हैं, तो मैं आखिर में फिर आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ PTI के ज़िम्मेदारान को, आप पॉपुलर हैं ना, आपका खान बड़ा पॉपुलर है, तो आप ये जो मिड टर्म इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आप पाकिस्तान भर में असम्बलियाँ तोड़ने का मुतालबा कर दें, आप जायज़। हम जीबी असम्बली को साल 1.5 साल पहले जो है इलेक्शन कराने की बात करें, तुम्हारी नालायकियों नालियों की वजह से, तो हम ठहरे जनाब, ये गैर जमहूरी, ये कैसे हो सकता है? इंशाअल्लाह ताला हम अगले कुछ दिनों में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे, तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेफाक राय करेंगे, और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट अगर फैसला देती है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक साथ इलेक्शन होना चाहिए, हमारा नारा भी यही है, एक साथ इलेक्शन, साफ इलेक्शन। PTI का भी पता चलेगा, नून लीग का भी पता चलेगा, पीपल्स पार्टी का भी पता चलेगा किसके साथ जेन्युइन पब्लिक की सपोर्ट है, और उसके बाद हम उस हुकूमत को मिलकर सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।